नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटे बहू ने अपने कर्मों का ढीकरा अपनी माँ के सिर फोड़ा तो माँ बाप ने भी होश ठिकाने लगा दिए। मनोरमा जी, अब बस भी कीजिए, और कितना खिलाएंगे? अब मेरा पेट भर गया, मुझसे और नहीं खाया जाएगा, राकेश बाबू ने अपनी पत्नी से कहा। तो मनोरमा जी अपने पति की थाली में और थोड़े से चावल परोसती हुई बोली, अरे खा लीजिए, पूरा दिन कितनी मेहनत करते हैं, अब अगर खाएंगे नहीं तो शरीर में जान कहाँ से आएगी? पूरे दिन मशीन की तरह लगे रहते हैं, और उसमें अगर आप खाना भी ढंग से ना खाएं फिर तो हो गया बस। चलिए चलिए, आप आराम से खाना खाइए, मुझे खाना खाते वक्त आपसे कोई बहाना नहीं चाहिए। मनोरमा जी ने लगभग डांटते हुए अंदाज में अपने पति से कहा। तो वह बोले, अरे भाई, अब तो खाना ही पड़ेगा। तुम भी ना कभी कभी पत्नी के साथ साथ मेरा ख्याल बच्चों की तरह रखने लगती हो और मुझे मेरी माँ की तरह डांटने लगती हो। अब बताओ भला कि ऐसे में जब इतना प्यार से तुम खाना खिलाओगी और ना खाने पर ऐसे हक से डांट लगाओगी तो फिर तो खाना ही पड़ेगा। तुम्हारी इन हरकतों से दिख रहा है मुझे कि तुम मुझे पतला होने नहीं दोगी। मनोरमा जी को छेड़ते हुए उनके पति राकेश बाबू ने कहा। तो मनोरमा जी बोली, हाँ, नहीं होने दूंगी। आप चुपचाप खाना खाइए और खाना खाकर फिर अपने काम पर निकलिए। और वैसे भी अब आपकी उम्र नहीं रही है क्या कि आप यहाँ सज धज कर दूसरों को दिखाते फिरें। अब भला पतला होकर किसको दिखाना है आपको? खाइए पिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कुछ नहीं होता ज़रा सा एक्स्ट्रा खाने से। यह कहती हुई मनोरमा जी किचन से उठाकर उनका लंच ले आई और अपने पति के बैग में रख दिया और बोली कि आते वक्त प्रिंटिंग प्रेस वाले से कार्ड भी लेते आइएगा। अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अगर अब से कार्ड बांटना शुरू करेंगे तब कहीं जाकर हफ्ते डेढ़ हफ्ते में बंट पाएंगे। मनोरमा जी की बात पर सहमति जताते हुए राकेश जी बोले, हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, और वैसे भी कल संडे है तो एक काम करता हूँ, मैं अपने साथ अपने ऑफिस के दोस्त को ले जाता हूँ या फिर किसी और को लेकर जाऊँ, बताओ। इस पर मनोरमा जी बोली, आपको जिसे ले जाना हो आप ले जाइएगा, और वैसे भी बहुत दिन पड़े हैं, जिसको जैसे टाइम मिले वैसे अपने साथ ले जाते रहिए, आपको अकेला महसूस भी नहीं होगा और कार्ड भी बट जाएंगे। राकेश जी ने फटाफट अपना खाना खाया और अपना लंच लेकर निकल पड़े, क्योंकि उनका बेटा उनसे कुछ देर पहले ही ऑफिस चला गया था। इसीलिए आज राकेश जी को ऑटो से ही दफ्तर जाना पड़ा। दरअसल राकेश जी का ऑफिस उसी रास्ते में पड़ता था जिस रास्ते से होते हुए उनका बेटा अपने ऑफिस जाया करता था। राकेश जी का बेटा जय अपनी कंपनी में एचआर था और वह वक्त का बहुत पाबंद था। उसे देरी से ऑफिस जाना या किसी की बात सुनना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। और आज बेचारे राकेश जी जैसे ही नहा धोकर तैयार होकर आए कि पता चला किसी कारणवश राकेश जी को 10 मिनट देरी से जाना होगा। इसीलिए अब जय अपने ऑफिस देर से नहीं जा सकता था। इसीलिए वह गाड़ी लेकर निकल गया और अपने पापा को कह गया कि आप ऑटो से आ जाइएगा। राकेश जी को भी अपने बेटे पर बहुत फक्र था, और होता भी क्यों ना, उनका बेटा था ही इतना काबिल। आसपास के सभी लोग उनके बेटे की मिसाल देते थे कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी नौकरी पा ली, खूब मेहनत की और अच्छे से खूब पढ़ाई की, उसी की बदौलत आज उसे यह नौकरी मिली है। इस सब के कारण जय को भी खुद पर बहुत घमंड था, और माँ बाप तो होते ही हैं, अपनी औलाद की कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें ही तो होती है। इधर जय बहुत ही होनहार और कामयाब लड़का था। वहीं जय का छोटा भाई विजय, उसका नाम तो विजय था, लेकिन उसने आज तक किसी भी जगह पर
किसी स्कूल या कॉलेज में विजय हासिल नहीं की थी, सिवाय स्पोर्ट्स एकेडमी के। दरअसल विजय को शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, और फिर क्योंकि वह घर का सबसे छोटा बेटा था, घर का सबसे बड़ा बेटा जय, उससे छोटी बहन उनकी नीलू और सबसे छोटा बेटा विजय था। अब क्योंकि विजय को सारे सुख सुविधा शुरू से ही उसके हाथ में मिली, उसे सब कुछ थाली में परोस कर मिल गया, तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। अब क्योंकि वह सबसे छोटा था, इसीलिए लाड़ प्यार में हमेशा ही उसे कोई न कोई बचा लिया करता था। जब कभी विजय के पापा उसे डांटते तो उसकी मम्मी उसे बचा लेती, और अगर मम्मी पापा दोनों डांटने लगते तो भाई बहन जाकर उसे बचा लिया करते थे, और अगर कभी भाई डांटने लगे तो उसकी दीदी आंसू बहा बहा कर अपने भाई को बचा लेती थी। इसी तरह से जब भी उसे डांट पड़ती या कोई उसे मारने लगता तो दूसरा कोई आकर उसे बचा लिया करता था, और इस कारण वह सबका बहुत लाडला था और बहुत ज़्यादा नटखट और शैतान भी हो गया था। और वैसा ही व्यवहार उसका अभी तक चलता रहा। इधर जय की नौकरी लग चुकी थी और इधर विजय अभी भी कॉलेज में सिर्फ स्पोर्ट्स के बलबूते पर एडमिशन ले पा रहा था, क्योंकि पढ़ाई में तो वह एकदम फिसड्डी था, लेकिन पूरे घर की जान था विजय। क्योंकि जय को तो ऑफिस काम और नौकरी से ही फुर्सत नहीं थी, तो वह अपने परिवार वालों के साथ समय कभी बिता ही नहीं पाता था। लेकिन वहीं उसका छोटा भाई हमेशा अपने परिवार वालों को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया करता था, जिसके लिए घर वाले इसी बात को लेकर हमेशा उसे बातें सुनाते रहते थे कि वह इतना बड़ा हो रहा है, लेकिन अब भी छोटे बच्चों की तरह उछल कूद करता रहता है। अब उसे थोड़ा समझदार बन जाना चाहिए। 2-4 साल बाद वे लोग उसकी भी शादी विवाह के बारे में सोचेंगे। उससे पहले उसे थोड़ा तो समझदार बनना होगा। ऐसे कब तक चलेगा? अपने माँ बाप की यह बात सुनकर वह हमेशा इन बातों को मजाक में टाल दिया करता और कहता कि जब जो होना होगा वह हो जाएगा, और वैसे भी मुझे शादी की इतनी जल्दी नहीं है। अभी मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैं किसी और की गुलामी नहीं करना चाहता। बस आप लोग ही बहुत हैं। आप लोगों के ऑर्डर सुन सुन के मैं वैसे ही इतना पक गया हूँ। अब और किसी के ऑर्डर नहीं सुनने वाला मैं। इसीलिए आप भैया की शादी पर ध्यान दीजिए। और वह हर समय बस हंसी मजाक में ही रहता, तो ज़्यादा उससे कोई कुछ कहता भी नहीं। अब अगले दिन संडे के दिन राकेश जी की छुट्टी थी। उन्होंने अपने ऑफिस के दोस्त को साथ ले जाकर अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ से कार्ड बांटने शुरू कर दिए। उन्होंने जय की शादी पक्की कर दी थी। दरअसल यह शादी जय की मर्जी से हो रही थी। जय की होने वाली पत्नी उसी के ऑफिस में उसकी असिस्टेंट थी, और दोनों एक साथ ही ऑफिस में काम करते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, और इसीलिए जय ने अपने घर वालों को उस लड़की के बारे में यानी रानी के बारे में बताया, और राकेश जी और मनोरमा जी ने भी अपने बेटे की पसंद को रजामंदी दे दी और दोनों की शादी के लिए हामी भर दी। तो बस अब इन दोनों की शादी के कार्ड छप चुके थे, और राकेश जी ने उन कार्ड को बांटने की शुरुआत आज से ही कर दी, क्योंकि 15 दिन बाद तो उनके घर में बेटे की शादी ही थी। लगभग 15-17 दिन में इंसान क्या ही कर पाता है। इतने सारे काम होते हैं शादी के घर में। इसीलिए राकेश जी ने पहले से ही थोड़ा बहुत काम निपटाने के बारे में सोचा, और इसीलिए तो वे निकल पड़े थे। इधर छोटा बेटा कॉलेज जाया करता था, लेकिन कॉलेज में वह पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती किया करता था, और अपने यार दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए वह रोज़ कॉलेज जाया करता था। अगर गलती से वह घर पर रह जाता तो उसके मम्मी पापा पूरे दिन उसे बातें सुनाते रहते।
इससे अच्छा तो वह कॉलेज ही निकल जाया करता था। साथ में उसकी बड़ी बहन भी जाया करती थी, जो उसे डांटती फटकारती तो थी, लेकिन प्यार भी बहुत करती थी। इसीलिए उस पर किसी का जोर नहीं चलता था। कोई कुछ कहता तो बस मुस्कुरा कर प्यार से उन्हें अपनी बात मनवा लेता था। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था। हंसी खुशी दिन कट रहे थे। धीरे धीरे राकेश जी ने शादी के कामों को निपटाना भी शुरू कर दिया था। इधर कार्ड बट गए और अब तो शादी की रस्में भी शुरू हो गई थीं। पूजा पाठ के काम घर में शुरू हो गए, लेकिन क्योंकि उनके बेटे ने पहले ही कहा था कि मैं ऑफिस से ज़्यादा दिन की छुट्टियां नहीं लूँगा, 3-4 दिन की या मुश्किल से 5 दिन की, उससे ज़्यादा छुट्टियां मैं किसी कीमत पर नहीं लूँगा। बस इसीलिए 5 दिन पहले ही शादी की जो भी रस्में होती थीं वह पूरी हुई। और अब देखते ही देखते एक एक दिन बीतते हुए वह दिन भी नज़दीक आ रहा था जब उनके घर में एक नया सदस्य आने वाला था। और यह सभी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश भी थे। ऐसे ही दिन बीतते रहे और देखते ही देखते जय की शादी भी हो गई। और शादी के बाद नई नवेली बहू बनकर रानी अपने ससुराल में आ गई। यह उनके घर की पहली शादी थी, तो इसीलिए सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। विजय और नीलू इसीलिए भी ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब आखिरकार उनके घर में भी उनकी भाभी आने वाली थी, जो उनकी फरमाइशें पूरी कर सके, जो उनके बड़े भैया पर लगाम लगा सके। क्योंकि जय उन दोनों की बात अक्सर नहीं सुनता था, तो वे दोनों पहले से ही यह सोच सोचकर खुश होते रहते थे कि शादी के बाद जब भाभी आएंगी तो हम उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे और फिर हमारा जो मन करेगा हम भैया से वही काम कराया करेंगे। लेकिन हमेशा सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है। वह बेशक सोच सोचकर खुश हो रहे थे, लेकिन अब भला कहाँ कुछ होने वाला था। अब तो उनकी भाभी जैसी आनी थी वैसी आ चुकी, क्योंकि शुरू शुरू में भला कोई इंसान किसी को कितना ही जान पाता है। इसीलिए शुरू के 1-2 दिन तो सब कुछ ठीक ही रहा। अगर रानी के बर्ताव में किसी को थोड़ा बहुत अजीब लगा भी, तब भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। सोचा कि कोई बात नहीं, अभी नई नई है इस घर में, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। बस यही सब बातें सोचकर उन लोगों ने शुरू शुरू में हर चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन यह सब यही रुकने वाला नहीं था, क्योंकि रानी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी उसके ससुराल वालों ने उम्मीद कर रखी थी। यानी कि रानी को सिर्फ खुद से और अपने पति से मतलब था। उसे अपने सास, ससुर, देवर या ननद किसी से कोई मतलब नहीं था। बस उसे अपनी मनमर्जी करनी थी। और कहीं ना कहीं जैसे शादी करने का उसका इकलौता रीज़न यही था, क्योंकि जय की सैलरी भी ठीक ठाक थी। और अब रानी की उम्मीदें थीं अपने ससुराल वालों से कि वह महारानी बनकर बैठी रहेगी, उसकी सास दोनों टाइम का खाना बनाएगी और वह आराम से बैठकर खाएगी। हालांकि मनोरमा जी और राकेश जी ने शुरू से तो यही सोचा था कि वह अपनी बहू से बाहर के काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर उनकी बहू घर गृहस्थी संभाले और बाहर के काम भी करे तो यह उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना प्रेशर होगा काम का। इसीलिए बस यही सब सोचकर वे सोचते थे कि उनकी बहू किचन का काम संभाल ले, अपना घर संभाल ले, बस वही काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेटे को जो लड़की पसंद थी वह तो काम करने वाली थी। अब बेटे की पसंद को वे लोग नकार नहीं सकते थे, इसीलिए रानी को बहू बनाकर ले आए। और अब रानी तो अपना काम भी करती। इसीलिए मनोरमा जी ने भी अपना मन पक्का कर लिया था कि वह जैसे अपने बाकी बच्चों की देखभाल करती हैं
वैसे ही उनके लिए उनकी बहू भी होगी, और इसीलिए उन्होंने कभी अपनी बहू को किसी काम के लिए नहीं टोका। सुबह उठकर वह रोज़ की तरह ही सबके लिए नाश्ता बनाती, लंच पैक करती और सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते। मनोरमा जी घर पर अकेली रह जाती और दोपहर होते होते पहले छोटा बेटा घर आता, फिर उनकी बेटी, और फिर शाम होते होते सब लोग वापस घर पर आ जाते। ऐसे ही दिन बीतते रहे। धीरे धीरे करके समय बीतता रहा। अब छोटे बेटे की ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था और कुछ ही दिनों बाद उन लोगों को पता चला कि उनकी बहू रानी माँ बनने वाली है। इस खबर से तो सब लोग फूले नहीं समा रहे थे। आखिरकार घर में नन्हा मेहमान जो आने वाला था, लेकिन रानी को इस बात की खुशी नहीं थी, बल्कि दुख था। उसका मानना था कि अभी अगर उसकी ज़िंदगी में बच्चा आता है तो उससे उसकी आज़ादी छिन जाएगी, लेकिन इसमें वह कुछ कर नहीं सकती थी। आखिरकार कुछ समय तक तो वह ऑफिस जाती रही, फिर उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया और इस समय मनोरमा जी और उनकी बेटी नीलू दोनों ने ही रानी का बहुत ख्याल रखा। उसे बिस्तर में हर चीज़ ला कर देती। उसे बस इतना कहा करती कि बेटा, तुम सुबह शाम उठकर पार्क तक घूमने के लिए चली जाया करो। अकेले नहीं, हम सब में से किसी को भी अपने साथ ले जाया करो, हम चले चलेंगे। उन्होंने जैसे भी कहा कि अपनी पत्नी को पार्क तक घुमाने लेकर जाया कर, लेकिन शायद वह भी अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसके पास समय नहीं था। और ऐसे ही उनकी बहू, वह भी गौर नहीं करती थी। अब कुछ समय बाद मनोरमा जी ने यह जिम्मेदारी भी खुद उठाई और सुबह 5 बजे उठकर अपनी बहू का दरवाज़ा खटखटाने लगी और कहा कि बेटा, चलो पार्क तक घूमने के लिए चलो। लेकिन इस पर भी रानी को गुस्सा आने लगा। वह 1-2 दिन तो चली गई, फिर तीसरे दिन जब मनोरमा जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से जय ने अपनी पत्नी को कहा था कि उठ जाओ, माँ के साथ घूमने चली जाओ। लेकिन इस पर वह अपने पति से बोली कि जय, तुम्हारी माँ को कुछ काम नहीं है, इन्हें खुद को तो सुबह 4 बजे उठने की आदत है ही। अब बच्चे का बहाना लेकर 5 बजे से मेरा दरवाज़ा और खटखटाने लग जाती हैं। यार, मेहरबानी करके इन्हें समझा देना कि मैं नहीं उठ सकती इतनी जल्दी। और हाँ, जहाँ तक बात रही घूमने की, तो सब कुछ ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट किया था ना हमने। तो जय ने कहा कि अच्छा ठीक है, फ़िलहाल के लिए तो माँ के साथ चली जाओ। वह दरवाजे पर बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन यह सब बातें मनोरमा जी को बाहर तक सुनाई दे रही थीं, जिससे उनका मन सा टूट गया और वे सोचने लगीं कि मैं तो कभी किसी काम के लिए नहीं कहती, और 4 बजे उठना कोई शौक थोड़ी है मेरा, मेरी मजबूरी है। सब लोगों को सुबह ऑफिस जाना होता है, मुझे तुम सबके लिए नाश्ता बनाना होता है और लंच भी पैक करना होता है। उसके बाद घर के सारे काम करने होते हैं, सब काम निपटाने होते हैं। अगर 4 बजे नहीं उठूंगी तो घर में कुछ काम ही नहीं होगा। यही सब बातें सोचते सोचते उनकी आंखें नम हो गईं कि तभी उनकी बहू ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सुस्त होती हुई अपनी सास से बोली, चलिए माँ जी, चलते हैं घूमने के लिए। मनोरमा जी बुझे मन से बहू के साथ पार्क तक चली गईं। अब क्योंकि उनकी बहू ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, इसीलिए दिन में वह घर पर ही रहती थी। तो मनोरमा जी ने अपनी बहू से कहा कि बेटा, अगर तुम्हारा घूमने का मन नहीं करता मेरे साथ, तो तुम दिन में नीलू को साथ लेकर चली जाया करो। इंसान के हाथ पैर चलते रहने चाहिए। इस पर रानी ने गर्दन तो हिला दी, लेकिन अपने हाथ पांव हिलाने का नाम न लिया। नीलू ने भी दिन में उसे कई बार कहा
कि भाभी चलो घूमने चलते हैं, लेकिन इस पर भी वह जी चुराने लगी और जैसे फालतू में शिकायत करने लगी। कहने लगी कि तुम्हारे घर के अंदर सब इंसान मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे इतना बड़ा पेट लेकर वहां पार्क में घूमने जाऊं मैं? इतना समझ नहीं आता क्या? मुझे नहीं घूमने जाना। इन लोगों से मना कर देना। उस दिन तुम्हारी माँ को सुबह 5 बजे जाने के लिए मना क्या कर दिया? अब दिन में मुझे घूमने के लिए जाने का कहती हैं। मुझसे नहीं जाया जाएगा। इतने सारे लोग होते हैं वहां पर। वह तो कैसे भी राजी ना हुई। तो मनोरमा जी ने अब कहना ही छोड़ दिया कि जैसे रहे वैसे ठीक, मैं ही क्यों बुरी बनूं। वह तो शायद कहती भी ना, लेकिन अपनी भाभी का बर्ताव देखते हुए नीलू ने ही उन्हें समझाया कि माँ, जब वह खुद अपने बारे में नहीं सोच रही तो तुम क्यों बुरी बनती हो? तुम्हारा जो फर्ज था वो तुमने निभाया और कई बार समझाया भी, लेकिन तुम्हें ही उल्टा सीधा कहती हैं, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है? माँ, तुम ना अब किसी से भी कुछ नहीं कहोगी। सबसे कुछ भी कहना छोड़ दो। जो मन में आएगा भाभी वह कर लेंगी। हमें उनसे भला क्या ही परेशानी होगी? हम तो उनके भले के लिए कह रहे हैं, पर पता नहीं वह क्या सोच रही हैं। इसीलिए अब आप उनसे कुछ कहना छोड़ दो, क्योंकि नीलू को भी बुरा लगता था जब उसकी माँ कई कई बार एक काम को कहती रहती, लेकिन बहुरानी सुनने का नाम न लेती। तो यह सब देखकर नीलू को बहुत बुरा लगता था और इसीलिए वह अपनी माँ को मना करती कि भाभी से तुम कुछ भी मत कहा करो माँ, उनका जो मन है उन्हें वह करने दो। उन्हें रोकने टोकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मनोरमा जी को भी बिल्कुल सही बात लगी और उन्होंने भी अब अपनी बहू से कुछ कहना छोड़ दिया। उसे जो ठीक लगता वह वही करती और अब तो बस वह 24 घंटे अपने कमरे में ही पड़ी रहती। कमरे से निकल कर आती तो बस खाना खाने के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनकी बहू ने हर टाइम बस बिस्तर पकड़ लिया। 24 घंटे में अब तो वह बस कमरे में ही पड़ी रहती। शायद थोड़ा बहुत घूमती भी हो और खाने पीने के लिए तो कम से कम नीचे आ ही जाती थी, लेकिन अब तो उसने खाना भी अपने कमरे में ही मंगाना शुरू कर दिया और बिस्तर पर बैठकर ही खाना पीना खाया करती। मनोरमा जी ने बहू की ऐसी स्थिति देखकर बेटे को कई बार समझाया भी, अभी अगर ऐसा ही रहा तो डिलीवरी के टाइम बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन तब तो उनके किसी ने न सुनी। ज़्यादा कहने पर बहू के साथ बेटा भी अपनी माँ को ही सुनाने लगा। तब नीलू और उसके छोटे भाई विजय ने अपनी माँ को इन दोनों के बीच में ना बोलने की सलाह दी और साथ ही अपने भैया को भी कहा कि भैया, माँ जो भी कह रही हैं तुम्हारे भले के लिए ही, लेकिन अगर तुम्हें परेशानी है तो वह आज के बाद कुछ नहीं कहेंगी। तुम्हें उल्टा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस समय एक दिन किसी बात को लेकर सास बहू में थोड़ी सी झड़प हो गई और बहुरानी को अपनी गलती तो नज़र आती ही नहीं। जय के आने पर अपने आप को सीधा बनाकर उसकी माँ को दोषी साबित कर दिया। बेचारी मनोरमा जी खड़ी खड़ी रोती रहीं, लेकिन जय ने उनकी एक न सुनी और उल्टा अपनी माँ से ही बदतमीज़ी करने लगा। यह सब देखकर विजय बीच में बोल पड़ा और बोला कि भैया, माँ जो भी करती हैं आप दोनों के भले के लिए करती हैं, लेकिन आप दोनों का ऐसा बर्ताव हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आज आने दो पापा को, मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगा। और अगर भाभी को माँ से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप भाभी को लेकर अलग हो जाइए। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंसान अपने घर में जो आए दिन कलेश करवाता रहे, वह भी बिना किसी कारण के। यहाँ माँ ने उनसे कभी किसी काम की बहस नहीं की, अपनी बेटी समझकर जिम्मेदारी से खुद उन्हें संभालती हैं। लेकिन वह है कि इतना सब करने पर भी माँ के सिर पर चढ़ी जा रही हैं। विजय के इतना बोलते ही
जय ने विजय के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोला, अपनी औकात में रहा करो। मुझसे यह बात बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जितना तेरा मुंह चलता है उतना हाथ भी चलते हैं क्या? बोलने के टाइम तो बड़ा समझदार बनकर आया है, जैसे पता नहीं कितना जिम्मेदार और समझदार है। आज तक भी कभी 2 पैसे कमा कर लाया है इस घर में, जो इतना मुंह चल रहा है? अलग तो हो जाऊंगा, मुझे एहसान मत दिखा। इस घर का खर्चा भी मेरी बदौलत ही चल रहा है। अगर अलग हो गया ना तो आटे तेल का भाव पता चल जाएगा तुम लोगों को। अब तक राकेश जी भी घर में आ चुके थे और बड़े बेटे की यह सब बातें उन्होंने भी सुन ली थीं। उन्होंने नीलू से पूछा कि बात क्या है नीलू? नीलू ने सारी बात उन्हें बता दी। यह सब सुनकर राकेश जी बोले कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाओ, क्योंकि अपनी जिस पत्नी की मैंने आज तक कभी बेइज्जती नहीं होने दी, आज उसकी बेइज्जती केवल इसलिए होने दूं क्योंकि वह बेइज्जती तुम्हारी पत्नी कर रही है। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है अपनी माँ से और हम सब से तो अलग हो जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी हमारा खर्चा कैसे चलेगा कैसे नहीं, यह हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके इतना सब कहने पर वह और भड़क गया और अब तो उसने अपना सब सामान अलग कर लिया और अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा। इधर नीलू, उसका छोटा भाई, उसकी माँ और उसके पिता, और दूसरी तरफ जय अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। रानी ने भी अपने घर फ़ोन करके अपनी बहन और अपनी माँ को बुला लिया। जय के खर्चे पर तो कोई असर न पड़ा, लेकिन मनोरमा जी को अब तो बहुत राहत हो गई, क्योंकि अब तो केवल उनके पति ही काम पर जाया करते थे, जिनके लिए वह रात को ही सब्ज़ी बनाकर रख दिया करती और सुबह उठकर 4 पराठे बनाकर फिर आराम से लेट जाती। इधर विजय की भी ग्रेजुएशन पूरी हो ही चुकी थी, इसीलिए विजय पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए शहर से बाहर चला गया। अपने भाई की इन बातों से उसे एहसास हुआ कि उसे जीवन में कुछ तो करना ही है और इसीलिए वह जी जान से पढ़ाई में लग गया। इधर घर पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन मनोरमा जी को उनकी पड़ोसन से पता चला कि उनकी बहू को अस्पताल ले जाया गया है, तो वह भी पूरे परिवार को लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते वे लोग परेशान थे कि पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि उन्हें उनकी बहू का पता था। वह तो बिस्तर से हिलती भी नहीं थी। ऐसे में परेशानी होना तो लाजमी था, लेकिन फिर भी वे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ सही सलामत हो जाए, उनकी बहू की जान को कोई ख़तरा ना हो। जब वे लोग अस्पताल पहुँचे तो उन्हें वहाँ जाकर पता चला कि उनकी बहू का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है। यह सब सुनकर मनोरमा जी और राकेश जी दोनों ही परेशान हो गए और उन्होंने कुछ देर डॉक्टर से रुकने को कहा और इधर उधर फ़ोन करने लगे। तो कुछ देर बाद जय खुद ही अपने माँ बाप पर चिल्ला कर पड़ा और बोला, बीच में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, आपको जो करना है वो कीजिए। फिर से वही स्थिति आ गई कि अब वे लोग कुछ कह रहे थे, लेकिन जय ने फिर से सबके सामने बस अपनी ही चलाई। वह बस अपनी ही चला रहा था, तो वे दोनों फिर से चुप हो गए, क्योंकि वही उनके लिए सही था। थोड़ी देर बाद उनकी बहू का ऑपरेशन होने लगा। इधर वे लोग तो अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना कर रहे थे और इधर जय की सास मनोरमा जी से झगड़ा करने लगी कि तुम लोगों की बदौलत आज मेरी बच्ची यहाँ इस हाल में है। कैसे सास ससुर हो, अपने ही होने वाले पोते पोती को तुम लोग खाना चाहते हो। अरे ऐसे समय में जब बेटी का ध्यान रखना चाहिए था, ऐसे समय में भी तुम लोगों से उसका ख्याल ना रखा गया और मेरी बेटी और मेरे दामाद को तुम लोगों ने अलग कर दिया। वे दुनिया भर की बातें मनोरमा जी को सुनाने लगीं
और जय भी अपनी ही माँ को बातें सुनाने लगा। तो फिर उनका वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। एक तो वे बेचारे वहाँ आए, जबकि गलती उनके बेटे और बहू की ही थी। ऊपर से फिर भी अपनी माँ को ही बातें सुना रहा था जय। फिर क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी के दूसरे भाग को इसी चैनल पर कल देख लें। कल इसी समय तक कहानी का दूसरा भाग अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही।